मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में, यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। हम लोग देखेंगे कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कब चलना शुरू किया था और कैसे चलना शुरू किया था और अभी कहां तक पहुंचा है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसी के साथ हमारे देश में दो नए युग की शुरुआत हुई। दो नए युग कौन कौन से थे? पहला था एक परमाणु युग और दूसरा युग था अंतरिक्ष युग। तो इस वीडियो में हम लोग अंतरिक्ष युग के बारे में बात करेंगे कि भारत में अंतरिक्ष युग कैसे शुरू हुआ और अभी कहां तक पहुंचा है। तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत होती है डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म के साथ ही। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में 1919 में जन्म हुआ था। ठीक है, तो अपना प्राइमरी एजुकेशन और कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई चले जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में, और वहां पर अपनी जो एस्ट्रोफिजिक्स है उस पर अपना शोध शुरू करते हैं। शुरू से ही विक्रम साराभाई को स्पेस फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में और कॉस्मिक फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वे वहां पर अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं। तब तक ब्रिटेन में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाता है, वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है, 1945 तक चलता है। तो यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो विक्रम साराभाई जो है वहां से वापस आ जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लंदन से वापस इंडिया आ जाते हैं, अब इंडिया आने के बाद इन्होंने यहाँ का सिचुएशन को देखा और यहाँ का गरीबी को भी देखा, यहाँ का हालत को भी देखा, यहाँ का जो उस समय का जो परिस्थिति था, तो सारे परिस्थितियों को देखा। उन्होंने देखा कि भारत रिसर्च में बहुत पीछे है और बहुत पिछड़ा पड़ा है। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत बहुत पीछे था, क्योंकि अंग्रेज चले गए। अंग्रेज ने जाते यहाँ का जितना भी इंटेलेक्चुअल चीजें था सबको तहस नहस कर दिया, सबको एकदम बोरी में एकदम धंसा दिया था। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले इंडिया आते हैं विक्रम साराभाई, और आने के बाद वो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। IIS बेंगलुरु में ज्वाइन करते हैं और वहां पर डॉक्टर सीवी रमन के साथ मिलकर भौतिक में रिसर्च का काम शुरू करते हैं, और इन्हीं की निगरानी में इन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया था। अब बात होती है, अपना पीएचडी कंप्लीट कर लेने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई 1947 में ही PRL की स्थापना करते हैं। PRL यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना कर देते हैं। और ये फिजिकल जो रिसर्च लेबोरेटरी था, बेसिकली ये वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग करने का एक संस्था था, जहां पर जो उस समय के जितने भी गिने चुने साइंटिस्ट थे, जितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, उन लोगों को इकट्ठा करके उनको एक प्रॉपर तरीका से उन लोगों को ट्रेनिंग देना इस इंस्टीट्यूट का, इस लेबोरेटरी का मकसद था। तो इस प्रकार इन्होंने फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की और यहाँ पर बहुत सारे जो भावी वैज्ञानिक थे उन लोगों को ट्रेनिंग करने का काम किया। और आजादी के समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि उस समय भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। भारत उस समय एक सुई का भी उत्पादन मुश्किल से ही करता था। तो उस टाइम अंतरिक्ष में रॉकेट और सैटेलाइट भेजने की सोच रखना भी एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच था। तो उस समय डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जो भी उन्होंने सीखा था, उन्होंने जो भी पढ़ा था, तो
तो उसके माध्यम से उसके जो पोटेंशियल था, जो स्पेस का जो पोटेंशियल था, उसका जो स्पेस से जो बेनिफिट हो सकता था, उनके सारे बेनिफिट के बारे में उनको बहुत बढ़िया से पता था। अब उसको, और उनका भी सबसे बड़ा काम था इन सब के बारे में जो उस समय के जो लीडरशिप था, उस समय का जो पॉलिटिकल लीडरशिप था, उनको कन्विंस करना। जिस समय भारत एक सुई भी नहीं बनाता था, उस समय के पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कन्विंस कर पाना कि भारत जो है अंतरिक्ष में जाएगा, भारत रॉकेट बनाएगा, भारत सैटेलाइट भेजेगा, वो दूसरे ग्रहों में जाएगा। तो इस प्रकार की जो थ्योरी है, इनको उस समय के नेताओं को समझाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बहुत ही क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे और बहुत ज्यादा उन पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे वो विज्ञान के क्षेत्र में। तो उन्होंने, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सामने से बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि ये जो स्पेस प्रोग्राम है, ये जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इससे देश के जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास से न कोई सूचना पहुंचती है, न ही किसी प्रकार का कोई अन्य खबर पहुंचती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और वो कैसे साबित होगा? टेली कम्युनिकेशन के थ्रू। टेली कम्युनिकेशन एक हो गया मास कम्युनिकेशन। तो इनके थ्रू क्या हो सकता था कि लोगों तो, किसानों को, गरीबों तक खबर पहुंचाई जा सकती थी, चाहे वो मौसम से संबंधित खबर हो, चाहे वो कोई नई जानकारी देना हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना हो, या फिर चाहे किसी नए जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान होते हैं, जो नए प्रकार के बीज किस प्रकार से लगाना है, कब लगाना है, कब बुआई करना है, तो इन सब के बारे में किसानों तक जानकारी जल्दी से और आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बहुत अच्छे से कन्विंस किया। इसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक अपना बहुत ही लोगों का एक अनुभवी टीम, वैज्ञानिकों की एक अनुभवी टीम को तैयार किया उन्होंने, और 1962 में 1962 में उन्होंने स्थापना करी इनकोस्पार, INCOSPAR, इनकोस्पार की, यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये जो इनकोस्पार है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, स्पेस RESEARC, स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस, SPS से हो गया स्पेस और R से हो गया रिसर्च। तो इस प्रकार से इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर इनकोस्पार की स्थापना की 1962 में भारत सरकार ने। और ये जो इनकोस्पार हुआ, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को इस इनकोस्पार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब इसी समिति की देखरेख में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते वर्ष 1963 में इस भारत के जो केरल राज्य है, केरल के थुम्बा में पहला जो रॉकेट स्टेशन का स्थापना किया गया, और उस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम था TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक, क्या है इसका नाम? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। TERLS की स्थापना की गई 1963 में, और इसी के स्थापना के साथ ही भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल रॉकेट होता है। साउंडिंग रॉकेट जो होता है, ये रॉकेट होते हैं छोटे आकार के, 2 से 3 मीटर लंबाई के, ये एक्सपेरिमेंटल रॉकेट होते हैं, एक्सपेरिमेंटल
रॉकेट। तो पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से 1963 में, और उस साउंडिंग रॉकेट का नाम था नाइक एपासा, नाइक एपासा। और इस रॉकेट को भारत ने नहीं बनाया था, बेसिकली ये अमेरिकी निर्मित एक रॉकेट था, अमेरिका के द्वारा बना हुआ रॉकेट था छोटा सा। तो उसको वहां से उन लोगों ने हम लोग खरीद के लाया था, और इससे पहला जो साउंडिंग रॉकेट हुआ नाइक एपासा, इसको 1963 में TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया और रिसर्च भी लगातार होता रहा। इसके बाद वक्त आता है 1963 में 1969 का वक्त आता है। एक समय ऐसा जब क्या हुआ, जो इनकोस्पार था, जो हम लोग का जो 1962 में बना था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका नाम बदल के कर दिया गया इसरो, ISRO, यानी इसका नाम बदल के कर दिया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इस प्रकार से इसरो की स्थापना हुई हम लोग का 1969 में, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना प्रॉपरली हुई। अब ये जो 1969 में जब इसरो बना था, वो उस समय जो था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी जो परमाणु विभाग हुआ करता था उसके अंडर में काम करता था। ये कोई एक सेपरेट विभाग नहीं था। मतलब ये जो इसरो था, ये DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर में ये इसरो की स्थापना की गई थी। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था, ये वही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जिसकी नींव डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक ने इसकी नींव रखी थी। और आप लोगों की जानकारी के लिए, इस समय डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे, वो इसरो के साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था और आपका जो एटॉमिक कमीशन है, उसका भी वो अध्यक्ष थे। फिर समय बढ़ता जाता है और रिसर्च जारी रहता है, अनुसंधान जारी रहता है स्पेस के क्षेत्र में। फिर एक वक्त आता है 1972 का, जो उस समय जो पहले जो इसरो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में काम करता था, अब ये जो इसरो था उसको एक अलग एजेंसी के रूप में, उसको एक अलग विभाग के रूप में उसको स्थापना किया गया। और उस समय स्थापना किया गया था DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का स्थापना बनाया गया था। और एक बनाया गया था आपका स्पेस कमीशन यानी अंतरिक्ष आयोग और परमाणु और अंतरिक्ष विभाग, दो चीज का स्थापना हुआ 1972 में। DOS हो गया हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग, और स्पेस कमीशन यानी अंतरिक्ष आयोग। तो ये दोनों जो है अलग अलग 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्पेस कमीशन यानी अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई। और इसी के साथ साथ ये जो इसरो था, इसरो पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के काम करता था, अब उसको वहां से बदल के उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में लाया गया। अब रिसर्च और अनुसंधान के साथ साथ भारत जो है रसिया यानी उस समय के USSR उनके साथ भी वो कोलैबोरेशन करता है, उनके साथ पार्टनरशिप करता है और उनकी बहुत सारा हेल्प लेता है। और इसी के साथ ही वर्ष 1975 का एक वक्त आता है, 1975 जो, और इस समय क्या हुआ 1975 में भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इस उपग्रह को USSR के जो स्पेस एजेंसी है उनकी सहायता से और उनके जो स्पेस स्टेशन है जो कि स्थित है बेकानूर में, बेकानूर कजाकिस्तान में स्थित है उनका, कजाकिस्तान में स्थित बेकानूर के स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से उनके रॉकेट से आर्यभट्ट उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है।
तो इस प्रकार आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह बना। इसके बाद भारत में 1975 में और एक प्रोग्राम शुरू करता है। 1975-76 में और एक प्रोग्राम शुरू करता है और उस प्रोग्राम का नाम था साइट प्रोग्राम, SITE साइट। और ये साइट प्रोग्राम क्या था? ये साइट होता है, इसका मतलब होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट एक प्रोजेक्ट था, एक प्रोग्राम था। इस साइट प्रोग्राम को शुरू किया गया था यूएसए की मदद से। इसरो और यूएसए ने मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया था। इसरो प्लस नासा ने मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया था, साइट प्रोग्राम को। और इस प्रोग्राम का मकसद था भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट के माध्यम से प्रोग्राम, जो टेलीविजन प्रोग्राम है, खास करके जो किसानों से संबंधित टेलीविजन प्रोग्राम है, उनको प्रसारित करना। तो ये जो साइट प्रोग्राम किया गया था, भारत के लगभग 6 राज्यों में इसकी सुविधा उस समय मिली थी। भारत के 6 राज्यों में इस कार्यक्रम का प्रसार किया गया था और उन 6 राज्यों में वहाँ के जो किसान थे उन लोगों को मौसम के बारे में जानकारी दी गई, उन्हें जो कृषि के बारे में जानकारी दी गई, उन्हें तकनीकी के बारे में जानकारी दी गई। और किसानों के साथ साथ ये जो साइट प्रोग्राम था, इसके द्वारा क्या कि उस समय के लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों को, जो उस समय के प्राइमरी टीचर, स्कूल के जो खास करके जो गणित और विज्ञान के शिक्षक होते थे, उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग किया गया, उनको ट्रेनिंग उपलब्ध कराया गया टेलीविजन के माध्यम से। और इस समय तो भारत का स्पेस में कोई ऐसा उपग्रह था नहीं कि ये सुविधा दिया जाए। तो इस सुविधा के लिए इसरो ने नासा का एक सैटेलाइट है ATS-6 सैटेलाइट का नाम था, जो कि नासा का था। इस सैटेलाइट की मदद ली गई थी और इसी ATS-6 सैटेलाइट की मदद से ही इस साइट प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुचारू ढंग से और एक सफलता पूर्वक इसको संचालित किया गया। इसके बाद लगातार इसरो ने, भारत ने अपना स्पेस रिसर्च जारी रखा और एक उपग्रह भास्कर 1 और भास्कर 2, ये 2 उपग्रह भारत ने बनाए और इन दोनों उपग्रहों को भी यूएसएसआर के जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है बीकानेर, वहां से इन दोनों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, भास्कर 1 और भास्कर 2। अब देखिए, इस समय भारत के पास एक भी रॉकेट नहीं था जिससे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जा सके और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा सके। अब देखिए, भारत यहाँ से लगातार अपना एक पर्सनल रॉकेट बनाने की तैयारी में जुट जाता है और वर्ष 1980 में भारत ने अपना रॉकेट SLV-3 का विकास कर लेता है और वर्ष 1980 में SLV-3 का विकास कर लेता है। अब ये SLV-3 एक भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जो छोटे आकार के उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सकता था, SLV-3। और इसके द्वारा बहुत से छोटे छोटे सैटेलाइट को, बहुत से छोटे छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में भारत ने स्थापित कर लिया था। और इसी की सहायता से, SLV-3 की सहायता से ही वर्ष 1980 में भारत ने अपना पहला उपग्रह, उसका नाम था रोहिणी उपग्रह। भारत का रोहिणी उपग्रह को SLV-3 की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में बिल्कुल सफलतापूर्वक से उसको स्थापित किया। तो इस प्रकार से भारत में बना रॉकेट और भारत में बने रॉकेट द्वारा भारत में ही बने सैटेलाइट को भारतीयों द्वारा ही पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, रोहिणी उपग्रह को। तो ये जो रोहिणी उपग्रह हुआ, ये भारत द्वारा विकसित, भारत के ही सैटेलाइट, भारत के ही
रॉकेट द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया पहला उपग्रह था। और ये जो रोहिणी उपग्रह, भास्कर 1, भास्कर 2 और आपका जितना भी उपग्रह हुआ करते थे, आर्यभट्ट, ये सब बेसिकली एक्सपेरिमेंटल उपग्रह ही हुआ करते थे। अब बारी आती है भारत के पहले संचार उपग्रह के बारे में। तो भारत ने उस समय उपग्रह हर एक डिपार्टमेंट में अपना काम कर रहे थे। एक तरफ तो लोग रॉकेट बना रहे थे, एक तरफ उपग्रह बना रहे थे, सैटेलाइट बना रहे थे। तो भारत ने तो इससे पहले जितने भी सैटेलाइट बनाए थे सारे के सारे लगभग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट हुआ करते थे, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही भेजते थे। लेकिन भारत ने अब धीरे धीरे अब एक्सपेरिमेंट के बाद अब तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना था, तो उन्होंने एक उपग्रह विकसित किया और उस उपग्रह का नाम था, उस सैटेलाइट का नाम था एप्पल उपग्रह। एप्पल उपग्रह, ये जो एप्पल उपग्रह था एक संचार उपग्रह था और ये भारत का पहला संचार उपग्रह था। भारत का पहला संचार उपग्रह, भारत का पहला संचार उपग्रह। इसको वर्ष 1981 में भारत ने, ये थोड़ा सा बड़ा साइज का था, हेवी साइज का था। अब ये जो एप्पल उपग्रह था, इसको उस समय का जो फोटो देखने से लगता है कि क्या अजीब, कितना मुश्किल से हम लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया है। ये जो एप्पल उपग्रह है, इसको बैलगाड़ी की सहायता से ले जाया जा रहा था, इस एप्पल उपग्रह को। और इसको बैलगाड़ी की सहायता से इसको समुद्र के तट पर एक बंदरगाह के सामने जो कोची बंदरगाह है वहां तक ले जाया जा रहा था। और वहां से इसको ले गया था फ्रेंच गुयाना, जहाज के माध्यम से फ्रेंच गुयाना ले गया। और वहां का जो फ्रेंच गुयाना में जो यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है, जो स्पेस उन लोग का जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, कोरू, उस जगह का नाम है कोरू। उस कोरू से इस एप्पल उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अब देखिए, उस समय भारत के पास वैसा कोई अंतरिक्ष यान था नहीं, वैसा कोई सैटेलाइट या फिर रॉकेट था नहीं जिसके माध्यम से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस एप्पल उपग्रह को पहुंचाया जा सके। तो इसीलिए इसरो ने, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उनकी मदद से और उनके रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से इसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में इसको सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित किया गया। भारत को अब बड़े बड़े रॉकेट बनाना था और इन बड़े रॉकेट को और बड़े बड़े सैटेलाइट बनाना था और इन बड़े सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े रॉकेट भी बनाना था। तो इसीलिए भारत ने अपना जो रॉकेट प्रोग्राम था, अपना जो रॉकेट बनाने का था SLV-3, अब उसको थोड़ा सा उसको विकसित करके उसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। और वो जो SLV-3 था उसको मॉडिफाइड करके उसको और थोड़ा सा अपग्रेड करके, ताकि थोड़ा भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे रॉकेट का विकास किया और उस रॉकेट का नाम था ASLV, यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका पूरा नाम होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, ASLV का विकास किया और इस ASLV के माध्यम से तो थोड़ा बड़े आकार के रॉकेटों को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। जैसे कि आपका एक हो गया SRO, SROS-1, SROS-2, SROS-3, ये सब थोड़ा बड़े आकार के अलग अलग एक्सपेरिमेंटल उपग्रह थे, सैटेलाइट थे। इनको इस ASLV के माध्यम से सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाने लगा। और इस ASLV की मदद से लगभग 150 से 200 kg तक के उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को आसानी से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा सकता था। 150 kg से 200 kg तक के उपग्रहों को आसानी से पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहित किया जा सकता है। अब भारत तो इतना में शांत रहने वाला था नहीं। भारत को, इसरो को इससे भी बड़े बड़े आकार के रॉकेट बनाना था, इससे बड़े बड़े आकार के सैटेलाइट बनाना था। तो इन्होंने अपना ASLV को और आगे बढ़ाने का काम किया, इसको और फर्दर इसको डेवलप करने का काम किया
और इसका जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम किया। और इस तरफ से धीरे धीरे एएसएलवी हम लोग का इसको अपग्रेड करते गया और ये एएसएलवी हम लोग का धीरे धीरे बन गया। बाद में ये हम लोग का हो गया पीएसएलवी, यानी और इसी यही एएसएलवी बन गया पीएसएलवी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी। अब जैसे पीएसएलवी के विकास के साथ ही भारत में अंतरिक्ष में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और एक सही ढंग से एक नए युग की शुरुआत हुई। और इस पीएसएलवी की मदद से भारत अब बड़े से बड़े आकार के यानी वो 1000 केजी से भी ऊपर के वजन वाले रॉकेट को आसानी से वो अंतरिक्ष में भेज सकता था। तो इस प्रकार भारत ने अपना पीएसएलवी का विकास किया और इसका सबसे प्रथम परीक्षण जो सबसे पहला जो टेस्ट फ्लाइट होता है सबसे पहला परीक्षण किया 1993 में। 1993 में पीएसएलवी का भारत ने पहली बार सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया और इसके माध्यम से एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था IRS, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एक IRS को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया। ASLV और PSLV इन दोनों रॉकेट के विकास के बाद भारत ने अपने प्रोग्राम को, अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को एक नया रूप देते हुए और उसने क्या किया, अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। और उन्होंने इसरो ने एक परियोजना शुरू किया इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट प्रोग्राम। और इस इनसेट के माध्यम से भारत ने बहुत से संचार उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और भारत की जो संचार तकनीकी है उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अब ये जो इनसेट है, इनसेट सीरीज के विकास के साथ ही भारत ने बहुत से रॉकेट जैसे इनसेट 1A, इनसेट 2A, 3A, 4A, इनसेट 4A, इसी टाइप से दूसरा जनरेशन का 2A, 1A, फिर 2A, 2B, 2C, इस प्रकार से भारत ने इनसेट प्रणाली के माध्यम से बहुत से उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षित किया। अब इनसेट सीरीज जब इनसेट और सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया तो भारत में जो टेलीविजन युग के एक नए मोड़ की शुरुआत हुई। और इसी के साथ भारत ने 1984 में भारत ने पहला धारावाहिक टेलीविजन पर रंगीन कार्यक्रम दिखाया और उस धारावाहिक का नाम था हम लोग। इस धारावाहिक को भारत ने पहली बार 1984 में अपने स्वदेशी उपग्रह की मदद से पूरे टेलीविजन में, पूरे विश्व भर में इसको प्रसारित किया। और भारत में जो रंगीन टेलीविजन की शुरुआत तो 1982 से ही शुरू हो गई थी। इससे पहले 1982 से ही रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हो गई थी। अब देखिए पीएसएलवी, ASLV से हम लोग बना लिए थे पीएसएलवी, ASLV। उसके बाद हम लोगों जो इसरो ने बनाया था PSLV। उसके बाद इस PSLV को फर्दर इसको और इसका कैपेसिटी को बढ़ाते बढ़ाते भारत ने एक नए अंतरिक्ष यान को, एक नए इस रॉकेट को जन्म दिया और उस रॉकेट का नाम था GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV का जैसे विकास हुआ, अब ये क्या किया, ये 2000-3000 से भी अधिक किलोग्राम के वजनी उपग्रहों को ये आसानी से पृथ्वी की जो ऊपरी कक्षा है यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई जो है पृथ्वी की सतह से, वहां तक भी इसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। अब इस ASLV और GSLV के विकास ने, यानी PSLV और GSLV के विकास ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को तो एक गति प्रदान कर दी। इसके बाद भारत ने एक से एक सैटेलाइटों की सीरीज को अंतरिक्ष में स्थापित करना शुरू किया, चाहे वो आपका इनसेट का जो नया वर्जन हो, जो 3rd जनरेशन हो, इनसेट सीरीज के जितने भी उपग्रह हैं, चाहे वो इनसेट सीरीज हो, चाहे वो आपका चंद्रयान 1
चंद्रयान कार्यक्रम हो जो कि आपका 2008 में एक PSLV रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। चाहे वो चंद्रयान 2 कार्यक्रम हो, चंद्रयान 2 जिसको वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV के द्वारा, चाहे वो आपका नाविक सैटेलाइट हो, यानी इसको हम लोग IRNSSS इस नाम से भी जानते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या फिर इसको नाविक के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का एक देसी GPS है, जो ये अभी भी ये इस पर काम चल रहा है, अभी इस पर काम कंप्लीट नहीं हुआ। या फिर चाहे आपका वो एजुसेट हो, एडुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट भेजना हो, चाहे वो आपका कार्टोसेट हो, कार्टोसेट जो कि कार्टोसेट होता है, ये मैप बनाने वाला सैटेलाइट होता है, ये मैप बनाने के लिए इसका हेल्प लिया जाता है इस सेट की। तो चाहे वो आपका मेट सेट हो, मेट सेट जो कि मौसम की जानकारी देता है, मेट सेट। तो इस प्रकार से भारत ने एक से एक बढ़कर एक सैटेलाइट को लॉन्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत के पास वो एक क्षमता आ गई थी कि वो बड़े से बड़े रॉकेट को भी अपने सैटेलाइट के माध्यम से, अपने रॉकेट के माध्यम से बड़े सैटेलाइट को अंतरिक्ष में, चाहे वो अंतरिक्ष के बाहर, चाहे वो मंगलयान है ना, कहीं भी उसको वो प्रसारित कर सके। तो देखिए मंगलयान कार्यक्रम, मंगलयान इसको भी अंजाम दे दिया भारत ने, है ना, वर्ष 2013-14 में। तो इस प्रकार से भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो आपका शुरू होता है साइकिल से लेके बैलगाड़ी से लेके आपका SLV से ASLV से PSLV से GSLV, और इस प्रकार से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग ये जितने भी अलग अलग इनसेट सीरीज हो गया, चंद्रयान 2, नाविक, एजुसेट, कार्टोसेट, मेटसेट या मंगलयान हो, इस सब के बारे में हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे।